जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2019 में हुई छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीजी टेट के प्रश्न पत्र के हल के बारे में, जिनमें से इस वीडियो में हम केवल बाल विकास के 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम हिंदी विषय के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से सी टेट के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत लगभग 5 विषय शामिल हैं। ठीक है, जिनमें से क्या है, बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण हो गया और अंग्रेजी हो गया। तो इन सभी के क्या होते हैं, 30-30 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल पहले अभी क्या करेंगे, बाल विकास के प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद में इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें हिंदी विषय के जो प्रश्न है उसको शामिल करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रथम किंडरगार्टन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन है इसका फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन सी जोहन पेस्टोलॉजी ने और ऑप्शन डी जो इसका डी विट क्लिंटन ने। ठीक है, तो किंडरगार्टन प्रारंभ किया था, ऑप्शन ए इसका कौन सा है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो किंडरगार्टन क्या है कि ये खेल के माध्यम से 4 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने वाली क्या है, एक विशेष पद्धति है। ठीक है, जिसका विकास किसने किया था, फ्रेडरिक विलियम फ्रोबेल ने। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, बालक में मानसिक मंदन की वजह हो सकता है। ऑप्शन है इसका गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, ऑप्शन बी माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, ऑप्शन सी जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप और ऑप्शन डी है इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें क्या होता है कि बालक में जो मानसिक बंधन है वो तीनों टाइप से हो सकता है। मतलब कैसे कि गर्भाधान के समय भी क्रियाशील कारण हो सकता है, माता के गर्भ के कारण क्रियाशील कारण से हो सकता है, और जन्म के बाद अगर क्या होता है कि कभी कोई दुर्घटना के फलस्वरूप चोट वगैरह लगता है तो उसमें भी क्या है, मानसिक बंधन होने की पूरी संभावना होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न तीसरा क्या है, अधिकतम अक्षमता किन कारणों से होता है? ऑप्शन ए है वंशानुगत कारण, ऑप्शन बी है शारीरिक कारण और ऑप्शन सी है वातावरण संबंधी कारण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अधिकतम अक्षमता जो है वंशानुगत कारण से कैसे हो सकता है कि क्या होता है कि जब ना गर्भधारण के समय क्या हो जाता है कि वंशानुगत विशेषताएं जो है बच्चे में प्रवेश करती है, माता से बच्चे में प्रवेश करती है। तो जो भी क्या होता है कि कई बार उसमें क्या है, उसमें कोई मतलब मानसिक डिसऑर्डर होने के कारण क्या होता है, इसमें भी वंशानुगत कारणों से हो सकता है। ठीक है, अब शारीरिक कारणों से भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जो क्या है, वातावरण संबंधी कारणों से भी हो सकता है। कैसे वातावरण संबंधी कारण कि क्या होता है कि वंशानुक्रम मतलब कि के बाद क्या होता है कि बालक पर जो है वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बालक जैसे वातावरण में पड़ता है उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही बनता जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो, वातावरण संबंधी कारणों में क्या बोला जा रहा है कि दो जुड़वा बच्चों में क्या होता है, यदि एक एक का पालन पोषण क्या होता है कि झुग्गी झोपड़ी में हो और दूसरे का क्या होता है कि अमीर घराने में होता है। ठीक है, तो उनके जो व्यक्तित्व में क्या होता है कि जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें ये इन सभी जो है अधिकतम क्षमता क्या होता है कि इन तीनों कारणों से होता है। ठीक, तो वंशानुगत कारण हो गया, शारीरिक कारण हो गया और वातावरण संबंधी कारण। तो यहाँ पर जो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 इसमें, NCERT की नवीन पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या है 2000 में, ऑप्शन बी है 2004 में, ऑप्शन सी है 2005 में और ऑप्शन डी है क्या है 2006 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2005 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, एनसीईआरटी की जो नवीन पाठ्यचर्या है 2005 में आई थी, उसके जो सिद्धांत है, ठीक है, क्या क्या सिद्धांत थे कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को क्या होता है कि इसमें रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, और जो है पाठ्य चर्चा को क्या है पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहकर उसको मतलब रटन प्रणाली से मुक्त बनाया जाए। ठीक है, और इनमें बहुत सारे गतिविधियों को शामिल किया गया, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे क्या किया, लचीला बनाएगा। तो एनसीईआरटी की जो नवीन पाठ्यचर्या है वो लगभग मतलब यही कि 2005 में अस्तित्व में आई और उसके बाद जो है इसी को लागू किया जाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5। तो यहाँ पर देखो, बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी संवेगों और ऑप्शन डी इसमें परिपक्वता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर संवेगों। ठीक है, अब अगला प्रश्न है इसमें। अब देखो, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? ठीक, तो इसका ऑप्शन है समावेशीकरण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन डी है सी है इसमें संरक्षण और ऑप्शन
डी है इसमें क्रमिकता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखो पहली बार क्या होता है कि चिड़ियाघर में जो है ऊँट को देखकर बच्चा क्या बोलता है, घोड़ा बोलता है। मतलब उसके दिमाग में ये बैठ जाता है बच्चे के कि अगर कोई चार पैर वाले अगर जानवर दिखता है जो ऊँट के जैसा दिखता है तो उसको भी क्या बोलता है, वो घोड़ा बोलता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या है कि उसको उसमें पता नहीं होता, फर्क नहीं कर पाता कि उसमें क्या है कि ऊँट है कि घोड़ा है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ये समावेशीकरण में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, समावेशीकरण। अगर उसी को बात अगर वो अपने दिमाग में बैठा लेगा कि ये ऊँट ऊँट को देख कर ही ऊँट बोल रहा है तो उसमें समायोजन कर लेगा, तो ये उस वो किस में आ जाएगा, समायोजन में। यहाँ पर लेकिन बात किया जा रहा है घोड़ा का, तो ये किस में आ जाएगा, समावेशीकरण में। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका में संबंध सही है। तो ऑप्शन ए है शिक्षक का समालोचनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन बी है इसे शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए। ऑप्शन सी है शिक्षक का विद्यार्थियों का प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। और ऑप्शन डी है इसमें शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्या होता है कि इसमें शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति क्या करना चाहिए, मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो कि एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। ऑप्शन ए आस पड़ोस, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है खेल का मैदान और ऑप्शन डी है जो है विद्यालय। ठीक है, तो 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए आस पड़ोस तो नहीं, परिवार भी नहीं है, विद्यालय या खेल का मैदान। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर क्या लग रहा है, खेल का मैदान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी खेल का मैदान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है। यहाँ पर देखो ऑप्शन ए प्रयोजना, ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी खोज और ऑप्शन डी जो है इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी उपरोक्त सभी। ये तीनों क्या है, व्यूह रचना से समस्या केंद्रित है, जो प्रयोजना है, अन्वेषण है और खोज। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए है समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है और उसके नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, और क्या होता है कि अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, और इसमें क्या होता है कि उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ता है। मतलब 11 वर्षीय बच्चे की बात कर रहा है तो ये बाल्यावस्था हो गया। तो बाल्यावस्था में क्या होता है कि अजनबियों के विरुद्ध वो चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो मतलब प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी बाधा, ऑप्शन सी निरर्थक प्रतिक्रियाएं और ऑप्शन डी इसमें उपरोक्त सभी। तो इन सभी में क्या होता है कि प्रयास एवं भूल द्वारा ये सभी आवश्यक है। क्या क्या, प्रेरणा भी आवश्यक है, बाधा भी आवश्यक है, और ये जो निरर्थक प्रतिक्रियाएं भी, ये सभी क्या है इसमें सीखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन ए देखते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, ऑप्शन बी एक आदर्श के रूप में, ऑप्शन सी पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, और ऑप्शन डी है जो है इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, विद्यार्थी में अच्छी आदत डालने के लिए वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा आयोजन तो कर सकता है, और उसमें क्या होता है कि एक खुद मतलब अच्छे आदर्श के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। और तीसरा जो क्या बोला जा रहा है कि पुरस्कार तथा दंड, मतलब उसको पुरस्कृत करके या दंड के थोड़ा बहुत जो उसमें क्या होता है कि छोटी मोटी अगर गतिविधि करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा दंड भी दे सकता है। तो पुरस्कार और दंड इसमें भी क्या है, तो ये तीनों ए बी और सी इसमें क्या है कि तीनों लागू हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखो मानसिक विकास के पक्ष। ठीक है, मानसिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी भाषा और ऑप्शन डी इसमें क्या है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है, संवेग जो है, बुद्धि जो है, भाषा, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मानसिक विकास के पक्ष के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की ओर हम सही आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर देखो बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो इसको देखो, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए है कि अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी नई शिक्षा और ऑप्शन सी वर्धा शिक्षा योजना और ऑप्शन डी जो है इसका सर्व शिक्षा अभियान। तो बेसिक शिक्षा या नई तालीम मतलब इसका जो एक और अन्य नाम क्या है, वर्धा शिक्षा योजना। तो वर्धा शिक्षा योजना क्या है कि इसकी शुरुआत मतलब इसका जो सूत्रपात कौन है, राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी, लगभग इसने 1937 में इसकी वर्धा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और क्या क्या था कि गांधी जी ने वर्धा में क्या अपने हरिजन के अंकों में शिक्षा पर जो योजना प्रस्तुत की, इसे क्या बोला गया, वर्धा योजना कहा गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें शिक्षा के माध्यम से जो
हस्त उत्पादन कार्यों को क्या किया गया, महत्व दिया गया। और इसमें बालक जो है अपनी मातृभाषा के द्वारा क्या किया है, मतलब 7 वर्ष तक अध्ययन करता है। मतलब वर्धा शिक्षा की योजना के अंतर्गत ही 7 वर्ष तक क्या है, बालक जो है इसमें मातृभाषा में शिक्षा अध्ययन करता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इसके अंतर्गत ही इसको बेसिक शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, ठीक है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कृपांक प्रदान करके, ऑप्शन बी पुनः परीक्षा आयोजन करके, ऑप्शन सी है इसमें कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन करा के, और फिर उसके बाद जो है पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन सी कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन करके क्या किया जा सकता है, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया जो छात्र है उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं, तभी वो बच्चा जो है आगे बढ़ पाएगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन 15। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक भी हो सकता है, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? तो देखो ऑप्शन ए क्या है, बिगी एवं हंट का, ऑप्शन बी किलपैट्रिक का, ऑप्शन सी जर्सील्ड का, और ऑप्शन डी जो क्या है, हरलाक का। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिगी एवं हंट का जो है ये जो कथन है बिगी एवं हंट का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियाँ उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, तो उसे हम कह सकते हैं तो प्रतिभाशाली बालक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पिछड़ा बालक, ऑप्शन सी अपराधी बालक, या ऑप्शन डी विकलांग बालक। तो हम तो प्रतिभाशाली बालक उसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसका जो स्तर है वो उसके योग्य नहीं है, तो पिछड़ा बालक इतना पिछड़ा बालक का बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपराधी बालक तो उसे अपराधी बालक नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें उसका कोई दोष नहीं है, विकलांग बालक भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसका जो मानसिक स्तर कम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा, पिछड़ा बालक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बालक जिसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 85 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन सी है मंद बुद्धि, और ऑप्शन डी जो है सामान्य से अधिक बुद्धि। तो हमें एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब ऐसे प्रश्न याद आते हैं तो हमें एक मतलब इसके जो रिलेटेड है कि कौन से जितना मतलब कि जो नंबर है वो कितने सामान्य बुद्धि में आता है, श्रेष्ठ बुद्धि आता है, मंद बुद्धि आता है, तो इसको याद रखने के लिए हमको एक चीज़ याद रखना है। देखो तो इसका सही आंसर पहले बता देता हूँ, जो इसका सही आंसर है मंद बुद्धि। ठीक है, तो हमें याद रखना है क्या कि 140 से अधिक अगर है बच्चे का जो IQ लेवल 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली में आएगा, 121 से 140 में है तो किस में आ जाएगा, प्रखर बुद्धि में आएगा, 111 से 120 में है तो तीव्र बुद्धि में आएगा, 91 से 110 में है तो सामान्य बुद्धि में आएगा, 81 से 90 के है तो कितने में आ जाएगा, मंद बुद्धि में आ जाएगा, और 71 से 80 के बीच में है तो अल्प बुद्धि में, और अगर 71 से कम हो तो किस में आ जाएगा, जड़ बुद्धि में आ जाएगा। लगभग हर एग्जाम में CG टेट के अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चन हर साल आता ही है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। और देखो इसमें जो जो मंद बुद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो जिसकी बुद्धि लब्धि 85 बोला जा रहा है। ठीक है, 85 बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखो 85 किसके अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ पर देखो 81 से 90, मतलब 81 से 90 के बीच में क्या है, मंद बुद्धि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है सटीक बैठता है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। तो ऑप्शन है इसका उपलब्धि, ऑप्शन बी रुचि, और ऑप्शन सी जो है इसका अभिप्रेरणा, और अब ऑप्शन डी जो है इसका सीखना। ठीक है, तो अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, सीखना। ठीक है, मतलब कि इसके अंतर्गत ही ये अनुभव में उसके क्या हो जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम बात करें कि अभिप्रेरणा में, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या हो जाता है कि इच्छा शक्ति का होना। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन होने वाले को सीखना और इच्छा शक्ति का प्रकट होना क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसे होता है, अंतर्मुखी, ऑप्शन बी जो है इसका बहिर्मुखी, ऑप्शन सी जो है उभयमुखी, और ऑप्शन डी जो है इसका उपरोक्त सभी। तो इसके अंतर्गत देखो बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चों का जो व्यक्तित्व होता है क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व में क्या होता है कि उसको स्वयं को मतलब कि वो परिवर्तन करने लगता है। और क्या होता है कि जब भी वो कोई खाने पीने की चीज़ें होती है उसे क्या करते हैं, वो समूह में बांटकर खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो 20 का सही उत्तर है। ठीक है फ्रेंड, ये 2-3 बार एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार इसको मतलब CG टेट के अंदर ही 2-3 बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 21, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका चोरी करना, ऑप्शन बी क्रोध प्रकट करना, ऑप्शन सी सामाजिक रूप से समायोजित होना, और ऑप्शन डी जो है झूठ बोलना। तो यहाँ पर देखो समस्यात्मक बालक मतलब कि यहाँ पर गुण सही नहीं उसके बारे में बोला जाए। ठीक है, तो चोरी करना भी हो सकता है, क्रोध प्रकट करना भी हो सकता है, झूठ बोलना भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिख रहा है क्या है, सामाजिक रूप से समायोजित, तो ये क्या है, समस्यात्मक बालक से संबंधित गुण में नहीं आता है। ऑप्शन जो सी इसका सही उत्तर है। ठीक,
अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में क्या करता है, मुस्कुराता है। यह निम्न में से किस प्रतिक्रिया का मतलब किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए इसमें संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी सामाजिक संवेगात्मक और ऑप्शन डी इसमें विश्लेषणात्मक। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सामाजिक संवेगात्मक हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न है, बालकों की अभिवृद्धि में विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें मानसिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी चारित्रिक और ऑप्शन डी जो इसमें संवेगात्मक। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शारीरिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अभी अभिवृद्धि और जो विकास है वो किससे संबंधित है, शारीरिक। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो, यदि बालकों में अधिगमक क्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक यंत्र तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है इसका विटमेर का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम, ऑप्शन बी द प्रेगमेटिक जनरल डायग्नोस्टिक रेमेडियल अप्रोच, ऑप्शन सी है स्टॉस लेहिनेटेन क्रिक्सेंग और इसके बाद लर्न सेप्चुअल मोटर प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद जो है ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी स्टॉस लेहिटिनेन क्रिंगसेंग और परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 25, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश है। ऑप्शन है इसमें समय की बर्बादी, ऑप्शन बी अकादमिक कार्यों में बहुत से समय लेना, ऑप्शन सी फुर्सत अथवा विश्राम के लिए समय देना और ऑप्शन डी इसमें क्या होता है कि व्यक्ति विशेष के लिए समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी व्यक्ति विशेष के लिए समन्वित विकास हेतु इसका आवश्यक है। कौन सा, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का जो समावेश है वो। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए इसमें यंत्र, ऑप्शन बी ब्रेल लिपि और ऑप्शन सी सांकेतिक भाषा और ऑप्शन जो डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि तो नहीं है, ठीक है, और यंत्र भी वो भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो उपरोक्त सभी भी नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर श्रवण बाधित बच्चे हैं तो वो क्या है, तो देख तो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या पर हम क्या बोलते हैं कि ऑप्शन सी जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए अनुज्ञात्मक, ऑप्शन बी प्रामाणिक, ऑप्शन सी सरल और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अगर रूल की बात करें तो उसके अंतर्गत जो है शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, ऑप्शन सी सरल होनी चाहिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? ठीक है, कैसे अभिप्रेरित करेगा? ऑप्शन ए है अनुशासन द्वारा, ऑप्शन बी है प्रश्न पूछकर, ऑप्शन डी है सी है इसमें जिज्ञासा जगाकर और ऑप्शन डी है इसमें कहानी लेखन द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जिज्ञासा जगाकर, ऑप्शन सी। मतलब जितना ज़्यादा उसको उसके अंदर जिज्ञासा पैदा करेगा उतना ही बच्चा जो है जल्दी सीखेगा और उसको हमेशा जो भी सीखा रहेगा वो हमेशा स्थायी रहेगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 29, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? तो देखो ऑप्शन है इसका व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी खेल विधि और ऑप्शन जो डी है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी प्रोजेक्ट विधि। ठीक है फ्रेंड, हम इसके बीच मतलब कि जो महत्वपूर्ण विधि है उन सब के बीच एक वीडियो बनाकर आपके बीच लाएंगे। उन सभी में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विधि क्या है और उसके जो जन्मदाता कौन है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो पियाजे के अनुसार क्या होता है कि बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त चीज़ों का अभाव ही की अवस्था में पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है क्या है कि तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन जो डी है इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने अपने क्या 4 अवस्था बताए थे, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पेशी, मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी औपचारिक। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सॉरी, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि पियाजे के अनुसार बच्चा मूर्त चीज़ों के लिए, यहाँ पर मूर्त चीज़ों की बात कर रहा है तो ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों को बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जाएगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही वो ज़्यादा तार्किक होता है और अमूर्त विचारों का अभाव होता है। तो यहाँ पर जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो नहीं आ सकता, तो यही वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट बैठ रहा है। तो ये मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।
मतलब कि ये जितने भी बाल विकास के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम आपके बीच लेकर आए हैं। धीरे धीरे हम सभी जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम में सीजी टेट के प्रश्न मतलब सीजी टेट के एग्जाम हुए हैं उनमें से हम सभी के जो बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे। इसके बाद हम जो है इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जो 2019 में हुए थे। पार्ट 2 में हम हिंदी के लगभग सभी 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।